नमस्कार, फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप मुख्य रूप से शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द भेद क्या हैं, कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर उनको बांटा गया है। प्रत्येक परीक्षा में लगभग इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 2 से लेकर 4 क्वेश्चन 5 तक भी देखे गए हैं। चलिए आइए जानते हैं इनको हम। तो शब्द भेदों को हम 4 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। नंबर फर्स्ट, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। रचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर। रूप, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और अर्थ के आधार पर। यानी हिंदी के शब्द भेद वर्गीकरण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। यानी हिंदी शब्दों को कितने आधार पर, 4 आधारों पर बांटा गया है। वो 4 आधार इस प्रकार से हैं: उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, और ये लास्ट अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति, स्रोत या बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति, स्रोत, बनावट के आधार पर जो शब्द हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, तत्सम। आइए जानते हैं तत्सम क्या है। तत्सम क्या है? देखिए, ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे वो आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत के रूप में हैं, यानी संस्कृत में पहले प्रयोग किए जाते थे वो आज ही वो उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। उनको क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। बिल्कुल ज्यों के त्यों प्रयोग में किए जा रहे हैं। जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे आज भी हिंदी में उनको प्रयोग किया जा रहा है। उनको कहते हैं हम तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अश्रु इत्यादि। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द कौन है। वे शब्द जो पहले हिंदी में, संस्कृत में अलग रूप में प्रयोग किए जाते थे उनमें थोड़ा बहुत फिर बदल करके और उनको अलग प्रकार से प्रयोग किए जाने लगा, उनको कहते हैं हम क्या? तद्भव शब्द। तद्भव मतलब भव, तद्भव का मतलब है उद्भव। यानी कि किससे तद्भव, किससे हुआ है उनका उद्भव? तत्सम से। यानी तत्सम से संस्कृत शब्दों का कन्वर्जन क्या में हो गया है? हिंदी शब्दों में। उनको हम तद्भव कहने लगे। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं, ये सिंपल शब्द है इसका। अश्रु को आंसू कहते हैं, ये इसका क्या है? तद्भव है। अग्नि का तद्भव क्या है आपका? आग है। अश्रु का आंसू है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा बहुत फिर बदल करके संस्कृत के शब्दों में फिर बदल करके और प्रयोग किए जाने लगे, उनको कहते हैं हम तद्भव। और जो सेम के सेम वैसे के वैसे संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते थे वो वैसे ही आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको कहते हैं हम तत्सम शब्द। परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बताइए तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। इसका 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि जिन शब्दों को आपको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम लगे, अटपटे शब्द लगें बोलने में, कठिन शब्द लगें, आधे अक्षरों की भरमार हो, वो सब क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। ये पहचान है। वैसे आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। थोड़ी सी ट्रिक के आधार पर ही आप सब कुछ नहीं कर सकते। सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती है। फिर भी जैसे उज्ज्वल, आधा जा है, ये दोनों आधे जा हैं। ये तो इसका संस्कृत शब्द है तो इसको हम तत्सम कह देंगे। अगर इसकी हिंदी में बात करें, यानी कि तद्भव की बात करें, तो उजला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उजला। अब देखिए इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए आप। ये जो शब्द है उज्ज्वल, ये थोड़ा सिंपल, कठिन दिखाई दे रहा है। उजला ये शब्द थोड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है। तो जो सिंपल शब्द हैं वो क्या है? तद्भव हैं। संस्कृत के शब्द बहुत कठिन होते हैं, इसलिए उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अक्सर तत्सम शब्द कठिन होते हैं और जो तद्भव शब्द हैं वो सिंपल होते हैं। तो इस प्रकार से हम तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर सकते हैं। और भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो देख लेते हैं। और भी कई शब्द हैं ऐसे तत्सम और तद्भव। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे कहा जाए अकार्य। अकार्य, देखिए आप, यहाँ पे मात्रा भी है, रा की रगाल भी है। अगर कहा जाए कि अकार्य और अकाज, इन दोनों में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है? तो देखिए इसकी अपेक्षा
ये थोड़ा कठिन लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम और ये क्या हो जाएगा आपका तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख सकते समझ सकते हम, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें हम अज्ञान। अज्ञान अगर इसका हमें तद्भव, ये देखिए पहचान के लिए कहा जा रहा है कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है, तो ये अज्ञान हो गया और एक लिख दिया हमने अजान। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से बताइए कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो आप श्योर ये बता देंगे कि ये अज्ञान है, क्योंकि इसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये सिंपल शब्द है। तो ये तत्सम है और ये क्या है, ये दूसरा वाला अजान क्या है, ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ले लें हम शब्द, जैसे आपसे कहा जाए ऋतु। ऋतु और ऐसा लिख दिया जाए ऋतु, ऋतु और ऋतु। अब बताइए आपसे कहा जाए कि ये तत्सम है ये तद्भव है या ये तद्भव है या ये तत्सम है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये तत्सम हो जाएगा। ये सिंपल लग रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और भी ले सकते हैं हम प्रैक्टिस के रूप में, जैसे कोटि, कहते हैं ना कोटि कोटि प्रणाम, कोटि, और एक लिख दिया जाए करोड़। इन दोनों में बताइए आपको कौन सा शब्द सिंपल लग रहा, तो ये सिंपल लग रहा, ये डिफिकल्ट लग रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आप तत्सम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। जैसे काष्ठ लकड़ी होती है और काठ, आपसे कहा जाए इनमें से पहचानिए कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, देखिए ये डिफिकल्ट है और ये क्या है सिंपल है, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव, ये क्या हो जाएगा आपका तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, तो इस प्रकार से तत्सम पढ़ लिए हमने, तद्भव पढ़ लिए। आगे आता है देशज, ऐसे शब्द कि जिनका निर्माण, यानी कि जो शब्द खाली देशी में हमारे देश के हैं मूल और देश में ही बोले जाते हैं, उनको देशज शब्द कहा जाता है। और जो देश के जो विदेशी शब्द आए हैं बाहर से आए हैं उनको विदेशज शब्द कहा जाता है। तो देशज की अगर हम देशज का उदाहरण लें, यानी देशज, देशज का मतलब होता है देश में जन्मा हुआ, यानी देशज, देश प्लस जा का मतलब जन्मा हुआ है, देश का मतलब देश में, यानी देश में जन्मा हुआ है, जो देश में जन्मा हुआ है उसको बोलते हैं देशज, और जिसका जन्म विदेश में हुआ है उसको बोलते हैं विदेशज। चलो उदाहरण के तौर पर और भी लेते हैं, जैसे शब्द देशज कौन कौन से हैं आप वैसे ही पहचान सकते हैं। जैसे थैला बोल दिया जाए आपसे, थैला, ये बिल्कुल देसी शब्द लग रहा है हमारा, तो इसे क्या हो जाएगा देशज। दूसरा शब्द आपसे कह दिया जाए, बताइए गड़बड़, कैसा शब्द है, ये गड़बड़ शब्द है, कहती गड़बड़ हो गई, तो ये आपका देशज है, देसी शब्द है। और भी उदाहरण ले लें आप, आपसे कहा जाए लोटा, ये तो क्या है लोटा, ये हमारे देश में बोले जाने वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका देशज। विदेशज का उदाहरण ले लें हम, तो विदेशज जो शब्द हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे देश में फारसी शब्द भी हैं, विदेशी शब्द प्रचलित हैं, अंग्रेजी शब्द भी प्रचलित हैं और अरबी शब्द भी प्रचलित हैं। अब बात करते हैं हम कि जैसे विदेशी शब्द का उदाहरण ले लें, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द देशज है कौन सा विदेशज है, ऑप्शन लिख दिए जाएँ आपसे, तो एक लोटा लिख दिया जाए, एक आपसे गड़बड़ी लिख दिया जाए और एक आपसे पगड़ी लिख दिया जाए, और 3 शब्द हो गए, और चौथा आपसे लिख दिया जाए लाल हॉस्पिटल, चौथा आपसे हॉस्पिटल लिख दिया जाए। अब आप ही बताइए हॉस्पिटल इंग्लिश शब्द है, ये विदेशी है, अंग्रेजी है, तो वैसे ही आप पहचान लें कि ये देसी शब्द है, ये क्या है विदेशी है। अब विदेशी को हम देखते हैं, कई फारसी शब्द भी चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और कई अंग्रेजी भी चल रहे हैं और कई अरबी भी चल रहे हैं। तो अरबी का उदाहरण ले लें, जैसे आपसे कोई कहता है एहसान, एहसान, ये कौन सा शब्द है, तो एहसान शब्द है, ये अरबी है। अगर आपसे कहा जाए आबरू, तो ये कौन सा शब्द है आपका, ये आपका फारसी शब्द है। अंग्रेजी, जैसे अभी आपसे हॉस्पिटल कहा, और भी शब्द हैं बहुत सारे, जैसे आपसे बोला जाए पुलिस,
हिंदी में भी लिख दे कोई और कहा जाए कि पुलिस कौन सा शब्द है, तो ये कौन सा है आपका अंग्रेजी शब्द है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, साइकिल ये भी अंग्रेजी शब्द है, चॉकलेट ये भी इंग्लिश शब्द है, मलेरिया ये भी इंग्लिश शब्द है, और प्लेग ये भी इंग्लिश शब्द है, स्कूल ये भी इंग्लिश शब्द है, जज ये भी इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी है। तो बहुत सारे शब्द अरबी हैं, अंग्रेजी हैं, विदेशी शब्द हैं। अक्सर आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इसके आने वाले अगले पार्ट में आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आगे देखते हैं देशज यानी जो देश में हुआ है, विदेशज यानी जो विदेश में। आगे बात करते हैं संकर शब्द। संकर देखिए, संकर हाइब्रिड बोलते हैं इसको, यानी संकर का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा देशों के शब्दों का मिश्रण हो, यानी अलग अलग दो से अधिक माने दो शब्दों या दो से अधिक ज़्यादा अलग अलग देश से आए हुए शब्दों का मिश्रण हो, उसको संकर कहते हैं हम। जैसे रेलगाड़ी का उदाहरण ले लें हम, तो रेल की बात करें तो रेल अंग्रेजी शब्द है ये, और प्लस गाड़ी की बात करें हम तो रेल शब्द क्या है अंग्रेजी है, और बात करें गाड़ी की तो गाड़ी हिंदी शब्द है। तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों के मिलने से कौन बना, रेलगाड़ी, तो इसको बोलते संकर। और भी उदाहरण ले लें हम, जैसे छायादार, छायादार, तो छाया और प्लस दार ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो छाया आपको बता दूं ये संस्कृत शब्द है, क्या है ये संस्कृत शब्द है, और ये जो दार है, ये जो दार शब्द है ये फारसी है, ये क्या है फारसी शब्द है। तो हो जाएगा क्या छायादार। तो अलग अलग ये फारसी शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, तो दो अलग अलग स्रोतों से निर्मित है ये शब्द छायादार, तो इसको संकर कह देंगे हम। और भी ले सकते हैं हम उदाहरण इसके, जैसे पानदान, तो पान प्लस दान, ये जो पान शब्द है ये हिंदी है, और ये जो दान शब्द है ये फारसी है। इस प्रकार से पानदान हो गया। तो पानदान कौन सा शब्द है आपका, ये हिंदी, पान हिंदी है, ये फारसी है, तो दोनों से मिलकर बना, इसलिए हम संकर शब्द बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी उत्पत्ति, स्रोत, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं आपकी 5 प्रकार के होते हैं, जो पढ़ लिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। जिसमें से आपको तत्सम तद्भव पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 99% क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से होती है। नेक्स्ट देखते हैं रचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर। तो रचना में कितने शब्द हैं आप देखिए, 3 शब्द हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और युगरूढ़। चलिए इनको समझते हैं, रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और युगरूढ़ शब्द क्या है। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं कि जिनके जुड़े रहने पर ही इनका अर्थ निकलता है, जुड़े रहने के बाद इनका शब्द, इनका अर्थ बिगड़ जाता है। कहने का मतलब ये इनको तोड़ने पर इनका कोई अर्थ ना निकले, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। यानी कि रूढ़ है वो, रूढ़ यानी कि उसको काटा नहीं, तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर तोड़ देंगे तो उसका अर्थ खराब हो जाएगा। जुड़े हुए होने पर ही वो अर्थ प्रकट करके करेगा, और टूट जाएगा तो अर्थ प्रकट नहीं करेगा, उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे आप देखिए दिन है, दिन लगा हुआ है, दी अलग कर दीजिए, ना अलग कर दीजिए, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए दिन हो गया। आपका चावल, चा को अलग कर दीजिए, आप वल को अलग कीजिए, कोई मतलब नहीं निकला चावल, या फिर चाव प्लस ला कर दीजिए, तो इसका जब इकट्ठा करेंगे चा को वल को तभी ये चावल बनेगा, तभी इसका अर्थ निकलेगा, अदरवाइज इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पे ओड़ा अलग कर देंगे तो पेड़, ये कोई अर्थ निकलेगा। तो वैसे शब्द जिनके जुड़े रहने पर ही वो अर्थ निकलता है, अर्थयुक्त होते हैं, और उनको तोड़ देने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको बोलते हैं हम रूढ़ शब्द। और भी इनके हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे घर, घर, घर में घा और रा 2 शब्द हैं इनके, ये दोनों शब्द एक साथ रहने पर ही ये घर का अर्थ प्रकट करेंगे। रा को अलग कर देंगे, घा को अलग कर देंगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए इनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें
आपका यौगिक। यौगिक शब्दों का मतलब होता है कि वे शब्द, उन्हें यौगिक कहते हैं जो दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ। किसके मेल से बना हुआ? शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ, शब्दों के मेल से बना हुआ, उसको बोलते हैं हम यौगिक। तो देखिए, यौगिक जो शब्दों की मेल से बनता है, यानी तोड़ देने के बाद भी उसका अर्थ निकल सकता है, उसको बोलते हैं हम क्या? यौगिक बोलते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, ये पुत्र भी शब्द है, राज भी, दोनों भी शब्द क्या है? अर्थपूर्ण है, तोड़ने के बाद भी इनका अर्थ निकल रहा है। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम। विद्यालय, जैसे विद्यालय, विद्यालय लिखा है तो इसको तोड़ देंगे तो विद्या अलग हो जाएगा और आलय अलग हो जाएगा, यानी कि विद्यालय का स्थान। कहने का मतलब है जिनके दोनों शब्द तोड़ देने पर जिसके दो अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं उसको कहते हैं हम यौगिक। जिसको तोड़ देने पर उसके अर्थयुक्त शब्द ना बने उनको क्या कहते हैं? हम रूढ़ कहते हैं। अगला देखते हैं प्रकार योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? यस, ये शब्द वैसे तो ये वे शब्द हैं जिनको स्पेशल अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए। ये वैसे शब्द हैं जिनको स्पेशल अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए, जिनका कोई स्पेशल अर्थ निकलता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लें तो सबसे पहले लेते पीताम्बर। इनका स्पेशल अर्थ होता है अपना। कहने का मतलब ये शब्द होते तो यौगिक हैं परंतु इनका अर्थ रूढ़ होता है। कहने का मतलब है कि ये वैसे तोड़ने पर तो आपके अलग अलग बन जाएंगी, लेकिन इनका अर्थ होता है स्पेशल, वो अर्थ बिगड़ जाएगा स्पेशल। जैसे पीताम्बर किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। अगर आप पीत अलग कर दो, अंबर अलग कर दो, तो इसका मतलब जो था अभी क्या था? श्री कृष्ण था, वो श्री कृष्ण नहीं निकलेगा इसका अर्थ। पीत यानी पीला हो जाएगा, अंबर मीन्स आकाश हो जाएगा, तो इसका अंबर हो जाएगा, इसका पीत हो जाएगा, पीला हो जाएगा, यानी पीला आकाश तो हो सकता है, लेकिन जो स्पेशल अर्थ में ये प्रयोग किया जा रहा था श्री कृष्ण के लिए वो इसका अर्थ नहीं निकल सकता है। इसे कहते हैं हम क्या? योग रूढ़ शब्द। और भी उदाहरण लेते हैं हम। जैसे दशानन। दशानन शब्द जो है जो स्पेशल अर्थ में प्रयोग किया जाता है, रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। रावण के लिए रावण जो थे उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको तोड़ देंगे तो 10 आनन यानी 10 हो जाएगा, आनन हो जाएगा, सिर भी हो जाएंगे और 10 भी हो जाएगा। लेकिन इसका जो स्पेशल अर्थ है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है रावण के लिए, तो वो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। फिर ना तो 10 का रावण निकलेगा अर्थ, ना ही आनन का निकलेगा, इसका अर्थ बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब ये होते तो शब्द यौगिक हैं लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो रूढ़ होता है। जैसे रावण सब अर्थ निकल रहा है वो रूढ़ है, इन इसको तोड़ना नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण और भी लेते हैं हम। जैसे उदाहरण ले लें हम पंकज। पंकज हुआ, और भी ले लें जलज। जलज तो इस प्रकार से जल में जन्मा हुआ, तो जलज, जल को अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, जा को अलग कर देंगे तो जल प्लस जन्मा हुआ हो जाएगा, लेकिन इसका जल में जन्मा हुआ नहीं निकल पाएगा। तो इस प्रकार से वो शब्द जैसे लंबोदर और भी है। भगवान श्री गणेश को लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर, अब देखिए लंबोदर है ये टूट जाएगा ठीक है, लेकिन इसका अर्थ श्री गणेश के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिनका लंबा उदर हो। तोड़ने के बाद स्पेशल अर्थ इसका बिगड़ जाएगा, नहीं श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा था, फिर इसका अर्थ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से उनको बोलते हैं हम क्या? एक रूप। और भी जो डाउट हो, प्रैक्टिस वाली जो सीरीज आएगी इसके नेक्स्ट वाला वीडियो, उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़ते रूप व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द। तो रूप या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर देखिए, रूप के आधार पर यानी रूप में कितने अक्षर हैं? 2 हैं, तो रूप के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं जिनको बोलते हैं हम विकारी शब्द, और एक होते हैं जिनको बोलते हैं अविकारी शब्द।
यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तनीय, यानी परिवर्तन हो जाए जिनमें। और अविकारी इसका उल्टा है, जिसमें परिवर्तन ना हो, सीधा सा अर्थ है। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाए वो शब्द कहलाते हैं क्या? विकारी। और जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो उनको क्या कहते हैं हम? अविकारी। उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे लड़का शब्द है एक, लड़का शब्द है ये, लड़का शब्द को अभी लड़का के लिए यूज किया जा रहा है तो ये लड़का है। अगर लड़की के लिए यूज किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लिंग के आधार पर लिंग चेंज कर दिया। मेल थी, अभी मेल था तो लड़का था, फीमेल के लिए लड़की हो जाएगा। अगर हमें कारक के आधार पर चेंज करना है, जैसे लड़कों को के आधार पर कारक को कारक लगाना है तो लड़कों करना पड़ेगा हमें इसको। लड़कों को भेज दीजिए, लड़कों को भेज दीजिए, को कारक आ गया। इसमें को कारक आ जाने से ये शब्द चेंज हो गया फिर से। अभी लिंग चेंज करना था हमें तो लिंग के आधार पर लड़का से लड़की हो गया था। कारक चेंज करना था हमें, को करना था कारक अभी, तो क्या हो गया आपका? लड़कों हो गया। यानी ये शब्द चेंज हो रहे हैं बार बार, उनको कहा जाता है विकारी शब्द। और भी देखिए, इतनी जल्दी समझ में तो नहीं आने वाले, ये कोशिश कीजिए। देखिए और भी शब्द हैं, जैसे अच्छा शब्द है, अच्छा। अच्छा, अच्छा को अगर हम लड़का के लिए उपयोग करेंगे तो अच्छा कह देंगे वह अच्छा लड़का है। अगर लड़की के लिए यूज करेंगे तो बोल देंगे वह अच्छी लड़की है। इसमें परिवर्तन हो रहा है। और भी जैसे मैंने कह दिया कि उसका पेंट नीला है तो नीला हो गया। अगर शर्ट के लिए उपयोग करना है तो नीली करना पड़ेगा। यानी कि ये परिवर्तनीय है ना, परिवर्तन हो सकता है। ये वो शब्द हैं। कहने का मतलब ऐसे शब्द कि जिनको हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन या कारक किसी के भी आधार पर, तो उसको बोलते हैं हम क्या? आपके विकारी शब्द। और भी देख सकते हैं हम, जैसे उदाहरण के तौर पे क्रिया ले सकते। जैसे उदाहरण लिया खेलना, मैंने बोल दिया वह खेल रहा है, खेल रहा है, तो खेल रहा है ये लड़का के लिए उपयोग हुआ। लड़की के लिए यूज करना था तो क्या लिखना पड़ेगा? वह खेल रही है। देखिए इसमें चेंजिंग हो रही है, तो ये भी क्या है आपका? ये विकारी शब्द है। दूसरी बात, वह सोती है, वह सोता है। ये सोना शब्द है, ये भी चेंजिंग हो जाता है। वह सोती है लड़की के लिए, वह सोता है लड़के के लिए, यानी इसमें चेंजिंग हो रही है, तो ये विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए विकारी शब्द हैं वो संज्ञा भी हो सकती, जैसे अभी मैंने कहा उदाहरण के तौर पर लड़का लिखाना, इसमें परिवर्तन हो रहा है लड़का, तो ये संज्ञा हो गई। और भी उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम संज्ञाओं को, जैसे लड़की, किताब, कुछ भी ले सकते, तो ये संज्ञा हो गई। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आते हैं उनको शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले कैसे आते हैं? देखिए मैंने आपसे बोला लड़का पढ़ रहा है, अब फिर इसके आगे लिखना मुझे कि वह खाना नहीं खा सकता या रोटी नहीं खा सकता। अब मैं यहाँ पर लड़का के लिए उपयोग कर रहा हूँ ना वह शब्द, या फिर मैं ऐसा लिख दूँ कि लड़का पढ़ रहा है, लड़का रोटी नहीं खा सकता। अगर मैं फिर से लड़का को ले आऊँगा तो इसका सही उच्चारण नहीं होगा ये, क्योंकि लड़का के स्थान पे हमने क्या ले लिया है? वह ले लिया। अब इसका सही अर्थ हो गया, लड़का पढ़ रहा है, वह रोटी नहीं खा सकता। तो लड़का क्या था? संज्ञा था। लड़का के स्थान पे कौन सा शब्द आ गया है? वह। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम। तो इसमें ही परिवर्तन हो सकता है वह में, जैसे वह, वो,
इस प्रकार से। तो ये भी क्या है, संज्ञा, सर्वनाम भी परिवर्तनीय है, इसमें भी परिवर्तन होता है। वह है, और भी हो सकते हैं, यह है, इसे, तू, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके सर्वनाम हो जाएंगे। क्रिया है, जैसे कि अभी बताया था, विशेषण है या क्रिया है। क्रिया में ले लेते, अभी बताया था हमने कि वह सोता है या सोती है, ये क्रिया हो गया। सोता है या सोती है, लड़का के लिए तो सोता प्रयोग किया जा रहा है, लड़की के लिए सोती प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्रिया भी क्या होती है, विकारी होती है। नेक्स्ट आता है विशेषण, जैसे अभी आपको बताया था आसमान, जैसे मैंने बताया था पेंट नीला है, तो पेंट के लिए नीला आ रहा था। शर्ट नीली है, तो उसके लिए नीली आ रही थी, तो इसमें चेंजिंग हो रही थी। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं क्या, आपके विशेषण होते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, लड़का के लिए तो अच्छा कर दिया हमने प्रयोग, और लड़की के लिए क्या करना पड़ेगा, वह अच्छी लड़की है, तो अच्छी में अच्छा हो, अच्छा में अच्छी हो गया, अच्छा का अच्छी हो गया, यानी कि ये भी क्या है, विकारी शब्द है। तो इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो 4 शब्द होते हैं, ये 4 प्रकार, ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ठीक है। अविकारी, देखिए अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें कभी भी उनमें परिवर्तन नहीं होता है किसी प्रकार का। उदाहरण के तौर पर पहले तो हम देखते हैं कि समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं, विस्मयी बोधक क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक क्या कहलाते हैं। देखिए समुच्चय बोधक वो शब्द कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों की उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उनको कंजक्शन भी कह सकते हैं हम। तो समुच्चय बोधक वो शब्द कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे और हो गया, इसके बाद क्योंकि हो गया, अब देखिए और भी बहुत सारे शब्द हैं, प्रैक्टिस में मिल जाएंगे आपको, इनको देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो किस प्रकार से अविकारी हैं। जैसे मैंने लिखा, वे खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, बीच में और शब्द आ गया। अब हम इसके साथ और भी कुछ लिख सकते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, और तो वैसे ही, और में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और भी लिख सकते हैं, लड़कियां गाना गा रही हैं और जनता सुन रही है, तो और में तो परिवर्तन होने वाला नहीं, आप कुछ भी कर दो। क्योंकि में भी परिवर्तन नहीं होने वाला, और में भी परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि में नहीं होने वाला, परंतु में नहीं होने वाला, इसलिए में नहीं होने वाला, या में नहीं होने वाला। तो इस प्रकार के शब्द में कहीं परिवर्तन नहीं हो सकता है। कभी आपने और को और ही लिखा होगा, देखा होगा, और ही पढ़ा नहीं होगा आपने कहीं पे और ही लिखा हो या औरू लिखा हो, ये गलत शब्द हैं, इनमें परिवर्तन होती नहीं है। अगला है विस्मयी बोधक, ऐसे शब्द जिनसे विस्मय हो यानी आश्चर्य हो, वे शब्द कहलाते हैं विस्मयी बोधक। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम, वाह, वाह, ये शब्द हैं, ये ऐसे रहेंगे, वाह, वह चल बसा, हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा, वाह वह सुंदर है, वह कितना सुंदर है, वाह वह कितना सुंदर है। जिसमें आश्चर्य की बात हो, हाय वह चल बसा, विस्मय की बात हो, उसको क्या कहते हैं हम, विस्मय बोधक कहते हैं। आपने कहीं वाह ही नहीं दिखा होगा, हाई ही नहीं लिखा देखा होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द नहीं होकर के अविकारी शब्द हैं। संबंध बोधक, इनको हम बोल सकते हैं, आपका इंग्लिश में बोलें तो प्रीपोजिशन ही बोल सकते हैं इनको हम। ये शब्द होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर संबंध बोधक शब्द में से, पर, का, की, के ऊपर, के सामने, ये शब्द क्या हैं, आपके संबंध बोधक है। में, जैसे मैंने बोला कक्षा में
बच्चे हैं। अगर आप यहाँ पे बच्चियाँ भी लिख दो ना कि बच्चियाँ हैं, तब भी मैं ही रहेगा। अगर आप यहाँ लिख दो कक्षा में शिक्षक हैं, तब भी मैं ही रहेगा। मैं में परिवर्तन नहीं होने वाला। दूसरी बात, के सामने, मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है, इसको इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में, के सामने को। तो के सामने पीपल का पेड़ है, तुम बरगद का भी कर दो, महुआ का भी कर दो, मधुकटरी कुछ भी कर दो, कहने का मतलब के सामने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी क्या है, एक आविकारी शब्द है, ये संबंध बोधक का उदाहरण है। जितने प्रीपोजिशन में होते हैं, ऑफ यानी का, की, के, में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, से पीछे, की ओर, ये सब किस में आते हैं, आपके संबंध बोधक में आते हैं। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, इसमें विशेषण पढ़ चुके हैं आप पहले, विकारी शब्द में विशेषण पढ़ चुके हैं आप। तो विशेषण शब्द क्या है, और विशेषण नाउन और प्रोनाउन की परिभाषा विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की बताते हैं, उसको बोलते हैं हम विशेषण। और क्रिया विशेषण किसकी बताते हैं, क्रिया की परिभाषा, क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, वह तेज चलता है। चलना क्या है, एक क्रिया है ये, और तेज क्या है, ये फास्ट। ये क्या हो गया, तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्योंकि चलने की स्थिति बताई उसने, चलने की कंडीशन क्या बताई कि वह तेज चलता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई इसने, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब तेज में परिवर्तन नहीं होने वाला, जैसे धीरे, धीरे धीरे में परिवर्तन नहीं होने वाला। और भी क्रिया विशेषण शब्द हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसे इधर, इधर हमेशा इधर ही रहेगा, उधर हमेशा उधर ही रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इधर हमेशा इधर ही रहेगा, उधर हमेशा उधर ही रहेगा। और भी है, जैसे आज, इनमें परिवर्तन नहीं होता, कल, इनमें परिवर्तन, ये सब किस में आ जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं, इनमें कहीं परिवर्तन नहीं होता, उनको कहते हैं हम क्या, आविकारी शब्द। तो आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन से शब्द विकारी हैं, संज्ञा दे देगा, सर्वनाम दे देगा, इनमें से क्रिया या विशेषण, चार में से एक कोई दे देगा, बाकी तीन ये दे देगा। एक ऐसा ही ऑप्शन बन सकता है। दूसरा, आविकारी शब्द कौन से हैं, तो एक इसमें दे देगा, तीन इसके दे देगा। तो आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है वो, और शब्द भी दे सकता है। तो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, अर्थ के आधार पर बात करें, चौथा वर्गीकरण है ये। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी। कहने का मतलब है, एकार्थी वे कि जिनका एक ही अर्थ निकलता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे राधा, राधा राधा ही है, इसके कोई अर्थ नहीं निकल सकता, राधा राधा ही होगी, नाम ही होगा उसका। अनेकार्थी देखिए, इसका एक ही अर्थ है, सीता सीता ही है, नाम ही है किसी का, गंगा गंगा है, नाम है किसी के, चाहे नदी का नाम हो और चाहे लड़की का नाम हो, गंगा गंगा ही है, पटना पटना ही है, शहर का नाम है। ठीक है, अनेक, एक ही अर्थ इनका, उनको कहते हैं एकार्थी। अनेकार्थी किसे कहते हैं, इनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे हार, हार के दो अर्थ होते हैं, एक तो गले में पहनने वाला होता है, एक पराजय होती है। हार मीन्स जो हार जाए, जीत ना सके, उसको कहते हैं पराजय। तो इसके दो अर्थ निकल रहे, अनेक अर्थ निकल रहे। एक अपने बुंदेलखंड में भी हार बोलते हैं, खेत को हार बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, राइट। और भी जैसे कनक है, कनक धतूरे को भी कहा जाता है और सोने को भी कहा जाता है कनक, इसकी अनेक अर्थ निकल रहे, इसलिए क्या है, ये अनेकार्थी है। कर, कर किसको कहते हैं, टैक्स, यानी टैक्स को भी कर कहते हैं हम, और हाथ को भी कर कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके भी कई अर्थ हैं, यानी कि जिसके अनेक अर्थ निकले वो क्या होता है, अनेकार्थी। और जिसके एक ही अर्थ निकले वो क्या है, एकार्थी। बात करते हैं समानार्थी की। समानार्थी क्या है, जिनके समान अर्थ निकले इनको पर्यायवाची भी कहते हैं। जिनके समान अर्थ निकले, जैसे बात करें आँख,
आँख, चक्षु या लोचन, ये एक ही शब्द हैं, इन्हीं के पर्यायवाची। कुछ भी कह दो, लोचन कह दो तब भी वही माना जाएगा, अगर चक्षु कह दो तब भी वही माना जाएगा। और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे जल, जल को नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, और पानी भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से इस समान अर्थ प्रकट करेंगे, चाहे जल लिख दो, चाहे नीर लिख दो, चाहे पानी लिख दो, अर्थ एक ही होगा, पानी कहलाएगा। इस प्रकार से और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, और भी, जैसे आकाश, आकाश को हम नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, और आसमान भी कहते हैं। इस प्रकार से हम नभ, गगन और आसमान ये भी कहते हैं। अगला बादल, बादल को मेघ भी कहते हैं हम, बादल को मेघ भी कहते हैं हम, जलद भी कहते हैं हम, और बारिद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द एक से अर्थ प्रकट करें वो समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, याद रखना चाहिए आपको। बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ लेना चाहिए और वो ही पढ़ना चाहिए, समानार्थी एक ही बात है। विलोमार्थी जिनका अर्थ उल्टा प्रकट हो, जैसे दिन का उल्टा क्या होता है? रात। लड़का का उल्टा लड़की। जो उल्टा अर्थ प्रकट करें उनको कहते हैं हम क्या? विलोमार्थी या विलोम शब्द। इस प्रकार से आपकी ये हिंदी का शब्द भेद नामक टॉपिक ही ख़त्म हुआ। और अगली टेस्ट सीरीज के लिए, ये तो बेसिक कंसेप्ट था आपका, टेस्ट सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।